वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट कल जो आपने देखा कि हमारा जो मुल्क का एक और सरमाया है वो जो है रुखसत हो गया दुनिया से, और जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कॉमेडी किंग उमर शरीफ जो है वो हमसे रुखसत हो गई। ये दो लेजेंड थे हमारी जो है पाकिस्तान के बहुत नामवर शख्सियत, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमारे मुल्क का सरमाया थे और जिस तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इस मुल्क के लिए खिदमत की और एटमी ताकतें बनाई इस मुल्क के लिए, और अपनी जान जो है वो मुल्क की खातिर जो है वो कुर्बान करने की जो एक विजन था उनका, वो तमाम सूरत हाल जो है वो आप सब लोग इस तमाम चीज़ों से आगाह हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी के हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आज प्रोग्राम के अंदर। जो हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद है वो है आसिफ रफ़ीक साहब, जो कि CEO हैं हम पाकिस्तान और कॉलम निगार भी हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, आसिफ रफ़ीक साहब, सबसे पहले तो यही बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की, जो कल जो है गायबाना तौर पर जैसे हम कह सकते हैं कि डेथ हो चुकी है। कोविड की वजह से बड़े बीमार थे वो, उसके बाद सेहतयाब हुए बीच में, लेकिन उसके बाद फेफड़ों ने जो है उनके काम करना बंद कर दिया था। तो ये तमाम सिनेरियो बड़ा जो है ना इस वक्त मुल्क और कौम के लोग जो है वो अफसरदा हैं, बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, क्योंकि एक मुल्क का असासा, मुल्क का जो है ना एक बहुत ही अहमियत शख्सियत जो कहते हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है रुखसत हो गए। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आज का दिन मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए जो है गहरे सदमे का दिन है कि डॉक्टर साहब ने कल हम बात ये कर रहे थे कि एक शख्स जो है वो पूरी कौम को हिफाजत में करके जो है वो अपने रब के हुजूर पेश हो गया। मैं कदीर ख़ान साहब के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि 1936 में ये भोपाल पे पैदा हुए। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ जो है वो यूसुफ ज़ई पठान से था, और ये बताता चलूँ आपको कि डॉक्टर साहब ने जो है वो डॉक्टर साहब के वालिद जो थे वो टीचर थे और वालदा जो है वो एक मजहबी खातून थी। तो शुरू से डॉक्टर साहब की जो तरबियत हुई थी ना, वो मज़हब का भी अंसर उसमें शामिल था और तालीम का अंसर भी उसमें शामिल था। और मैं यही बताता चलूँ आपको कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब ने 1956 से 1959 तक जो बल्दिया उज़्मा है उसमें भी जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दिए। देखिए, माज़रत के साथ मैं बहुत अफसरदगी से ये बात कह रहा हूँ कि जो रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब को मिलनी चाहिए थी वो शायद हम नहीं दे सके उनके साथ। मेरी आखिरी मुलाकात डॉक्टर साहब के साथ रही पिछले मंथ वो कराची आए थे। आपको बताते चलें कि हम पाकिस्तान जो हमारा इदारा है उसने 98 से 2021 में पहली मर्तबा जो है वो डॉक्टर साहब पे एक नगमा बनाया था जिसमें बाज़ाब्ता खुद डॉक्टर साहब का जो है वो नाम मेंशन था। इससे पहले डॉक्टर साहब पे कोई काम नहीं हुआ, चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन एक नगमे की शक्ल में इतना बड़ा इंसान जिसने, मैं समझता हूँ वो मोहसिन पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, वो मोहसिन आलिम इस्लाम हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम की हिफाजत की, जितने इस्लामी ममालिक हैं डॉक्टर साहब की उनकी हिफाजत, सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूँ वो मोहसिन आलिम इस्लाम हैं। हमें मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भोपाल ने जो है ना वो दो वफादार पैदा किए हैं। एक सेनेटर अब्दुल हसीब खान, उनका ताल्लुक भी भोपाल से है, और दूसरे जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, उनका ताल्लुक भी भोपाल से। ये दोनों अजीम हस्ती हैं। आप देखें, कल हसीब साहब से बात हुई, बहुत अफसरदा थे, बहुत डिस्टर्ब थे, बल्कि पूरी कौम परेशान थी कि अचानक से जो है वो क्या हो गया और किस तरीके से हो गया। हम जब उनके पास गए तो वो खैर नगमा बहुत सुन के वो बड़े खुश हुए। बहुत ज़बरदस्त नगमा था कि अब्दुल कदीर ख़ान इस मुल्क की शान। बहुत पूरी टीम से वो बाज़ाब्ता बहुत ज़बरदस्त थे। हमारी टीम में शाइस्ता यूनुस जो उन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा इसका दिया था, सिद्रा अनसब, यानी कि इट मीन्स ये कि हमने उनको वो रिस्पेक्ट वो नहीं दे पाए। वो कहने लगे कि जब वो हॉलैंड में थे तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो थी कि आप पढ़ा लें, आप रिसर्च सेंटर में जा लें, आप वहाँ जा लें, आप यहाँ जा लें। 1974 में उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि मैं उस वक्त तक पहला 1974 में इंडिया ने पहला एक जो है वो एटमी प्रोग्राम का ऑप्शन जो है वो कर चुके थे। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है वो डिस्टर्ब था। तो 1974 में उन्होंने भुट्टो साहब को ख़त लिखा कि मैं जो है एटमी प्रोग्राम में
काम करना चाहता हूँ। भुट्टो साहब ने उनको फ़ौरन मदऊ कर लिया, बुला लिया, वो वापस आ गए। वो कहते हैं कि भुट्टो साहब ने उनसे कहा कि गो हेड, काम शुरू करो ना। तो मैंने कहा खान साहब आप तो माशाल्लाह इंतहाई यंग थे, ऐसी बात है, कोई तजुर्बा नहीं है, आप वापस आए तो इतना बड़ा ट्रस्ट। कहते हैं भुट्टो साहब ने मुझ पर ट्रस्ट किया। अच्छा, लोग अमूमन जो है ना वो मजाक बना रहे थे कि यार ये एक नौजवान आया है, कुछ दिन जो है वो मुल्क कौम का पैसा ज़ाया करेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। तो ये तासुरात थे लोगों के ना। लेकिन आप देखें कि वो कर गए जो शायद जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं और दूसरे ममालिक के लिए भी जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। आप देखें सिर्फ पाकिस्तान मजबूत नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक मुल्क हैं, आज जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि हम और खौफजदा नहीं है ना, जाहिर सी बात है हम खौफजदा नहीं है, हमारे पास एक सलाहियत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ उन्हीं की मदद मिलत है और हम शायद कभी उनके एहसानात को फरामोश नहीं कर सकते। देखिए वो खरबपति बन सकते थे, उनको किस चीज़ की कमी थी ना, लेकिन वो आप देखिए वो शख्स पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। उसने मेरी लास्ट टाइम मुलाकात में मुझसे कहा कि हमारे पास एक ऐसे प्लान है कि जो हम चाइना के साथ कर सकते हैं, अगर हम बात करें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस पर हमें सपोर्ट करें तो आज जो बिजली आपको 18 रुपये और 19 रुपये मिल रही है वो बिजली आपको 2 रुपये और 3 रुपये में जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आप देखें ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ, हम किसी और चक्कर में रह गए। हमने अपना जो इतना बड़ा असासा था, इतना बड़ा असासा, वो हमने यूं ही जो है वो जाने दिया। आप ये देखें, खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा, कौम के तो वो हीरो है ना, पूरी कौम, हुकूमती क्या मामला हैं क्या नहीं है मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौम के हीरो हैं इस वक्त। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आज हमने अपने हीरोज़ की कदर नहीं की तो जो आने वाला एक पूरी एक नस्ल है हमारी नौजवानों की, वो कैसे पाकिस्तान को सर्व करेगी। वो ये सोचेगी कि हम अपना सब कुछ पाकिस्तान के हवाले कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो इज्जत उनसे मिलेगी, हमें वो वकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हम वैसे ही जो है वो दरबदर होते फिरेंगे जिस तरीके से हमारे अकाबरीन, हमारे लोग जो हैं वो हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया फ़िक्र है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ ख़ासकर नौजवानों को ये सोचना चाहिए ना, क्योंकि आप देखें कि डॉक्टर साहब जो है ना वो हमदर्द यूनिवर्सिटी, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, सर सैयद यूनिवर्सिटी, जितनी भी जो है वो उर्दू यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, डॉक्टर साहब वहाँ जाया करते थे और नौजवानों से जो है वो मुखातिब हुआ करते थे, उनसे डिस्कस करते थे, उनसे बताते थे कि क्या है। अच्छा आप देखें कि मैं ये भी पढ़ा, डॉक्टर साहब से मैंने जिक्र किया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब हम प्लांट में गए जहाँ पर ये काम करना था तो वहाँ कुछ भी मुयस्सर नहीं था, चीज़ें नहीं थी कुछ ना, तो वो अपने हाथों से जो है वो चीज़ें बनाया करते थे, बैठ के डिस्कस कर दिया करते थे। मैंने तो पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसपे जो भी इस प्रोसेस में जिसने काम किया है ना, तो वो सब के नाम और सब की चीज़ें मेंशन है और आखिर में छोटा सा नाम मैंने जो है वो लिखा है कि मैं अपना नाम मैंने लिखा है ना। तो इतना बड़ा कारनामा करने के बाद जो है वो छोटा सा नाम अपना, यानी कि बिल्कुल नाम नहीं करना, वो तो सिर्फ चाहते थे कि यार हमारा पाकिस्तान जो है वो महफूज रह जाए ना। वरना पाकिस्तान आप देखिए ना, इंडिया तो हर वक्त हर मुसलसल जो है वो हम पे जो है वो अटैक करने के लिए, हमें जो ख़त्म करने के लिए, वो आज से नहीं 1947 जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, तहलील करने के लिए वो अपनी कोशिशों में लग गया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें कायद आज़म के बाद मैं समझता हूँ कि कदीर ख़ान एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिसको हमने जो है अपने हाथों से कहते हैं ना, हमने सोना जो है वो मिट्टी में दफना दिया है। मुझे उम्मीद है कि खैर अब हम होश के नाखून ज़रूर ले लेंगे तो वो नहीं, बिल्कुल जो उनकी खिदमात हैं उनको तो कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। बहुत बड़ी हस्ती थी और जिस तरीके से मुल्क के लिए उन्होंने काम किया, मुल्क को महफूज किया, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते। पूरी कौम तो वैसे ही गमज़दा और अफसरदा है उनकी इंतकाल पर, और जिस तरीके से वो वसीयत करके गए कि फैसल मस्जिद में जो है उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए और वहाँ पर जो है उनको कहाँ तदफीन करनी है, वो तमाम चीज़ें वो पहले से वसीयत करके गए थे। जब वो जर्मनी गए, जब वो जहाँ से जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है वो फिज़िक्स में मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं ना। तो खैर कोई उन्हें मिला, उन्होंने कहा ठीक है सही, तुम जर्मनी जाना चाहते हो ना, ठीक है तुम जर्मनी चले जाओ। वो जर्मनी चले गए। वो कहने जब जर्मनी गया तो यार बहुत मुश्किल मामला थे, जाहिर सी बातें चीज़ें थी, तो आप कैसे करेंगे, पढ़ना भी है, ज़रिया माश का भी देखना है, चीज़ें देखनी भी है।
تو کہنے لگا میں گھبرا گیا. تو میں نے پاکستان اپنی بہن کو فون کیا, تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نا واپس آ رہا ہوں نا. تو گھر والے ناراض ہو گئے, کہنے لگے ایک تو تم اتنی مشکلوں سے گئے ہو اور تم واپس آ گئے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو, کہ پوری سب کچھ تم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو کہنے لگے اس وقت ان کی بھانجی موجود تھی, بہن کا ان کا انتقال ہو گیا جن کو انہوں نے فون کیا. تو کہنے لگے ان کی والدہ کی وجہ سے میں رک گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اب تم وہاں سے اپنی تعلیم کمپلیٹ کر کے آؤ. تو کہنے لگے پھر میں نے کہا کہ اب تو بھائی جانے کا راستہ کوئی نہیں, اب تو یہاں یہی رہنا ہے نا. تو خیر انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور چیزیں شروع کی اور لوگوں سے ملنا شروع کیا. تو جب انہوں نے وہاں پہ اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا, اپنی چیزیں کمپلیٹ کر لی جرمنی کے اندر, تو ان کو آفر ہوئی کہ آپ جو ہے نا وہ پڑھانے آ جائیں, آپ پڑھا سکتے ہیں. تو کہنے لگے میرے پاس آپشن تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کیا کروں, میں جاؤں نہیں جاؤں, جاؤں نہیں جاؤں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں جاؤں گا پڑھانے, مجھے کچھ اور کرنا ہے. ایسی بات ہے, اللہ نے تو چنا ہوا تھا نا, یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا کہ کس طریقے سے ان کو پورے عالم اسلام کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے نا. تو مجھ سے کہنا کہ تم جو ہے نا وہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو نا, کس طریقے سے پاکستان کی خدمت کرو گے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کر دیا ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے, ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کی جو ہے نا وہ نام میں پاکستان کی اچھی ایکٹیویٹیز کو, پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے یا ان کی نسلوں کی طرف نا یہ تمام چیزوں کو پروموٹ کریں, تاکہ دیکھیں نا پاکستان الحمدللہ مجھے اللہ کی بات پہ بھروسہ ہے کہ پاکستان کبھی ختم تو نہیں ہوگا. کہ جو ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ جو ہے وجود میں آیا, اللہ رب العزت جو ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہمیں عطا کر دے گا, بشرط یہ کہ ہم ان کی جو ہے نا ہم ان کی قدر کریں, ہم ان کی حفاظت کریں, ہم ان کو دیں. تو ہم نے جملہ استعمال کیا تھا کہ دشمن کی نگاہوں میں ہوا کرتی تھی تحقیر, وہ ہم کو مٹانے کی کیا کرتا تھا تدبیر. پھر رب نے عطا کر دی ہمیں جوہری شمشیر. اس کا مطلب رب نے ہمیں عطا کیا تھا ان کو نا, کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ ہے جو کہ عالم اسلام کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخری وقتوں میں جس طریقے سے دعا صحت یابی کے بعد انہوں نے کہا, تو نے کہا میں اپنی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ زندہ انسان کہ میرے جنازہ جو ہے ہر شہر میں ادا کیا جائے, ہر گاؤں میں جو ہے وہ ادا کیا جائے. میں اپنی قوم سے جو ہے وہ یہی چاہوں گا, اور میرے لیے دعا کریں. اس کا تو کوئی انہوں نے آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگے, آپ سے کوئی اعزاز نہیں مانگا, نہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ عطا کر دو, مجھے وہ عطا کر دو. چونکہ حتی حسیب صاحب سے وہ بڑے جو ہے قریب تھے, ہم اکثر اوقات جو ہے وہ مجھے اعزاز رہا کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھا, ان سے ملاقات کی, ان سے اس پروسیس پہ بات کی. تو آپ یقین کریں جب میں ان کے پاس ابھی پچھلے منتھ آئے تھے تو وہ زمانہ طالب علمی سے لے کے اسٹل تک مجھے تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ پہلے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, اس طریقے سے ہم گئے, اس طریقے سے ہم نے کوشش کی, اس طریقے سے جو ہے وہ بھٹو نے انیشیٹو لیا کہ یار یہ چیز کرنی ہے نا. تو یہ بہت بڑا اقدام تھا. آپ دیکھیں اتنا بڑا ڈیسیجن لینا, ایک شخص کو لانا اور چیزیں کرنی, چیزیں بتانی. تو مجھ سے کہنے لگے نغمے کا خیال کیسے آ گیا. تو میں نے تو کہا سر یہ تو حسیب صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تمام چیزیں کر کے دے دی, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بڑے جو ہے نا وہ اس چیز پہ کانشیس رہتے ہیں. تو میں کہا دیکھیں نوجوانوں کو کہیں تو اکٹھا کرنا ہے نا, ہمیں کم از کم اپنے اکابرین کے بارے میں ہمیں ان کو بتانا تو ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے ان کو آسائشیں میسر نہیں تھیں, ان کو سہولتیں میسر نہیں تھیں, اس کے باوجود بھی وہ اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لینے کو تیار نہیں. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, اور جس طریقے سے پوری قوم کے ہیرو وہ ہیں, اور بالکل جس طریقے سے انہوں نے خدمات سر انجام دیے وہ کبھی بھی فراموش نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا. ناظرین, عبدالقدیر خان کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنا کم ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے وہ بے شک جو ہے بہت بہترین کام ہے, اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. تو ہماری جتنی بھی آنے والی نسلیں ان سے یہی ہوپ کی جاتی ہے کہ ان کے جو ہے کالم کے حوالے سے پڑھا جائے یا ان کی جو ہے ہسٹری کے حوالے سے پڑھا جائے کہ وہ کتنی جو ہے معزز شخصیت تھیں پاکستان کی, اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا کام کیا ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن جو 1 گھنٹے کا سیگمنٹ آپ لوگ کے لیے رکھا ہے وہ گوہر ولاس کے اوپر رکھا ہے. کل میں وہاں پر گئی تھی, ان کی لانچنگ سیریمنی کو میں نے کور کیا ہے, تو وہ ضرور دیکھیے گا. وہاں پر آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ گوہر ولاس کا پورا جو ہے وہ لانچنگ سیریمنی کی تمام بریفلی اسٹوری وہاں پر موجود ہے, تو اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. مجھے اپنی میزبان قرۃ العین بخش کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.